ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन की जिम्मेदारी आज मेरे ऊपर है और आज का सेशन जो है एजुकेशनल सेशन है और ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी जो है इसके बिहाफ ये सारा सेशन चलेगा। और एक बार कोई कंफर्म करेगा तो अच्छा रहेगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कंफर्म करेंगे प्लीज दीपक सर। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, जैसे कि ऑलरेडी मैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ये जो सेशन चलने वाला है ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में सेशन चलेगा, ठीक है। तो ये टेक्निकल सेशन है और आज से मतलब आज ये पहला मास्टर क्लास चलेगा टेक्निकल्स सिखाने के लिए और इसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं। और आगे से हम ऐसे सेशन हर बुधवार एवरी वेंसडे हम ये करते जाएंगे, ठीक है। और ये सीरीज रहेगी, ये आज की शुरुआत रहेगी बस खाली। और यहाँ से एवरी बुधवार मतलब वेंसडे क्या करेंगे हम? ओके, एवरी वेंसडे हम क्या करेंगे, इस सेशन को स्टेप बाय स्टेप मास्टर क्लास 1 2 3 ऐसे सीरीज बनाते जाएंगे। आज खाली इंट्रोडक्शन है, मतलब डीप सब्जेक्ट में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे हम, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट्स को हम आज टच कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आने वाले दिनों में हम इन डिटेल डेप्थ में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो पहले तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। कोई अगर यस, हो गया। ओके, चलो ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी पहचान करा दूं आप सभी को। बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पहचान करा दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम नितिन पाटिल है और मैं कई सालों से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूं। ट्रेडिंग के साथ साथ मैं ट्रेनिंग्स भी लेता हूं, लोगों को सिखाता हूं शेयर मार्केट किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इसके बारे में। तो ये नॉलेज देने का काम मैं ऑलरेडी कई सालों से कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी की एक सीरीज, उसका एक अगला स्टेप है शेयर मार्केट के बाद में आने वाला, वो है क्रिप्टो करेंसी। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए भी हम क्या करेंगे, आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सिखाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। और आपको शुरू से लेके मतलब क्रिप्टो करेंसी के सी से लेके जेड तक सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा। वन बाय वन ट्रेडिंग सिखाया जाएगा, इन्वेस्टिंग सिखाया जाएगा, यहाँ के प्रोज सिखाए जाएंगे, कौन सिखाए जाएंगे। जैसे कि आने वाले दिनों में पैनोरामा स्वैप के साथ जो भी मतलब आर्बिट्राज होने वाला है उसके बारे में सिखाया जाएगा। ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, आने वाले दिनों में एक्सप्लोर करते जाएंगे। लेकिन आज शुरू करते हैं, अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला, क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या है? एक सवाल आता है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? ये होता क्या है क्रिप्टो करेंसी? एक्चुअली यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। क्रिप्टो करेंसी होता क्या है इसके बारे में। ये एक्चुअली एक डिजिटल करेंसी है। ये नथिंग बट, ये क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। जैसे कि अभी हम लोगों को इस चीज की उतनी आदत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि हमें आदत ही नहीं है। देखिए, डिजिटल करेंसी मतलब क्या, जिसका अस्तित्व ओनली डिजिटल स्वरूप में है, ना कि फिजिकल में। जैसे अभी हम पेटीएम करते हैं या फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, ये सारी चीजें भी डिजिटल करेंसी का ही एक पार्ट है। लेकिन ये हमें आदत है, इन सब मतलब रुपीज जो है, हम सालों से इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसके लिए हम क्या है, फिमिलर है, इसको यूज टू हो गए हैं। इसीलिए हमें वो नया नहीं लगता, हम यूज आसानी से करते हैं। तो इसी का एक नया स्वरूप आया है, वो है डिजिटल करेंसी में ई रुपीज। अब जिसको हम नए तरीके से अब यूज करना शुरू कर देंगे आने वाले दिनों में कि ई रुपीज होता क्या है। एक डिजिटल करेंसी मतलब जैसे हम फिजिकल नोट्स होते हैं, उसी तरह से हम मोबाइल से
100 रुपए भेज सकते हैं, 10 रुपए भेज सकते हैं, 20 रुपए भेज सकते हैं, ले भी सकते हैं। इस हिसाब से वो चलने वाली एक डिजिटल ई रुपया भी आ गया है, जो आने वाले दिनों में हम यूज भी करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया एक डिजिटल करेंसी का पार्ट। लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी भी उसी तरह का एक पार्ट है, लेकिन ये अलग किस तरह से है? ये अलग इस तरह से है, एक क्रिप्टो करेंसी डिजिटल तो है, लेकिन यहाँ पे रेगुलेटिंग बॉडी नहीं होती। मतलब रुपीज जो होता है, रुपया, हम क्या करते हैं, हम नहीं करते, हमारी गवर्नमेंट जो होती है, रिजर्व बैंक को अथॉरिटी है इसके बारे में कि रिजर्व बैंक क्या करेगी, रुपया प्रिंट करेगी और उसका मैनेजमेंट तय करेगी। उसी तरह से ई रुपया का मैनेजमेंट भी कौन तय करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि उसका अथॉरिटी बॉडी जो है रिजर्व बैंक, ये तय करेगी। उस तरह से क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल असेट्स है, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी कोई नहीं होता, एक पब्लिक ही क्या होती है, उसकी अथॉरिटी होती है, जिसके पास एक करेंसी वही उसका मालिक। इस तरह से ये चलने वाली एक डिजिटल करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी, नथिंग एल्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, डिसेंट्रलाइज होता है। अब डिसेंट्रलाइज मतलब क्या? जैसे मैंने कहा कि अथॉरिटी नहीं है। जैसे एक क्रिप्टो करेंसी एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम इसको, प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। ये नंबर्स वाला गेम है, जहां पे एक डेवलपर होता है, वो खुद को एक्सप्लोर करने के लिए उसके हिसाब से उसने नियमावली बनाई होती है कि मेरी करेंसी होगी और उसके ये नियम होंगे, इस तरह से ये बनेगी और ऐसे ही चलेगा। ये वो डिसाइड करके एक प्रोग्रामिंग बनाएगा, कोडिंग करेगा और उसको डिप्लॉय कर देगा और लोगों के साथ साझा करेगा। अब यहां तक ही उसका कंट्रोल होता है। जैसे रुपीज पे हमेशा गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, उसमें प्लस माइनस कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। जैसे कि कई साल, कुछ सालों पहले हमारी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी करके उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वैसे यहाँ पे किया नहीं जा सकता। जब तक डेवलपर इसको कोडिंग कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तब तक ही उसका उस पर कंट्रोल है। एक बार उसने डेवलप कर दिया, उसकी नियमावली फाइनल कर दी और आगे चल के उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, तो भी वो खुद से कुछ चेंजेस कर नहीं पाएगा। और इसका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? उसके यूजर्स के पास। मतलब होता क्या है कि सिंगल एंटिटी के पास या सिंगल यूजर के पास या सिंगल अथॉरिटी के पास या गवर्नमेंट बॉडी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास इसका कंट्रोल नहीं होता। ये डिसेंट्रलाइज होता है, मतलब हर किसी के पास उसका कंट्रोल आ जाता है जो उसका यूजर है। इसी को डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। अब ये डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे एक सेशन हो सकता है। अभी मैं फिलहाल उसकी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको हर पूरी तरह से आज के आज समझ में आएगा, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है एक्चुअल में, एक बला क्या है, ये समझाने की कोशिश है मेरी। कि डिसेंट्रलाइज मतलब प्रोग्रामिंग होता है, कोडिंग होता है, लेकिन वो कोडिंग जब तक डिप्लॉय नहीं होता, मतलब लोगों के साथ साझा नहीं किया जाता, तब तक ही उसका कंट्रोल वो डेवलपर के पास होता है। एक बार डेवलपर ने उस पर प्रोग्रामिंग की, नियमावली फाइनल की और उस नियम के साथ उसने डिप्लॉयमेंट कर दी, मतलब लोगों के साथ साझा कर दिया, तो उसके बाद डेवलपर की भी उसमें कोई नहीं चलेगी। जो भी उसने पहले डिसाइड किया वही चलेगा। अब चलेगा किसका? यूजर्स का। यूजर्स जो तय करेंगे उसको कहाँ ले जाना है, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी, जो यूजर्स होंगे वही डिसाइड करेंगे इसका क्या करना है और कहां तक ले जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इसमें यूज होता है। अब एक्चुअली ब्लॉकचेन एक ये भी एक प्रोग्राम है, लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे देखिए, हमारा मोबाइल एक क्या है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर क्या है, ये भी एक हार्डवेयर है। अब ये दोनों हार्डवेयर हैं, लेकिन इन दोनों को चलाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, उसका उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम चलाने के लिए। अब हार्डवेयर होगा, कंप्यूटर होगा, समझ लीजिए, उसको चलाने के लिए क्या होगा, विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके कंप्यूटर को चलाया जाता है। अब ये सॉफ्टवेयर हो गया कंप्यूटर्स को चलाने के लिए, हार्डवेयर हो गया, मशीन हो गया। अब दूसरा, तीसरा आएगा, वो आएगा सॉफ्टवेयर, जिसमें हम यूज करते हैं, क्रोम यूज करते हैं,
एक्सेल यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, नोटपैड यूज करते हैं, जूम का हम सॉफ्टवेयर विंडोज में इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब ये हो गया कंप्यूटर का। मोबाइल में भी सेम चीज होगी। मोबाइल मतलब एक हार्डवेयर होगा, अब उसमें भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। वो होता है तो एंड्रॉयड होता है, एप्पल का होगा तो iOS होता है। ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए। अब यहाँ पे एक प्ले स्टोर भी होता है मोबाइल में, जिसको हम कहा जाता है, जहां पे प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर डेवलप करके वहां पे इंस्टॉल किए जाते हैं, जिसको हम एंड्रॉयड में कहा जाता है प्ले स्टोर, और एप्पल में कहा जाता है आईओ ऐप स्टोर। ठीक है, तो ये जो जगह है, ऐप स्टोर हो यहाँ पे या तो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये दोनों क्या है, एक ऐसी जगह है कि जहां पे अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करके वहां पे डिप्लॉय किया जाता है, मतलब इंस्टॉल किया जाता है यूज करने के लिए। अब यूज जैसे करते जाएंगे तो होगा क्या, उसका सॉफ्टवेयर का जिस भी चीज में यूज होगा उसमें उसका यूटिलाइज होता जाएगा। अब इसे कहा जाता है यूटिलिटीज। अब सेम चीज ब्लॉकचेन में भी होती है, यही सारी चीजें ब्लॉकचेन में भी होती है। हार्डवेयर होगा मतलब माइनिंग के मशीन्स होते हैं, वहां पे ब्लॉकचेन का सॉफ्टवेयर डेवलप करके डिप्लॉय किया जाता है, और उसी पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जैसे कि हम यूज करते हैं, जैसे हम जूम यूज कर रहे हैं, अभी अभी हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो डिस्कशन के लिए यूज होता है, वो है जूम। इसके साथ साथ हम व्हाट्सएप को यूज करते हैं, उसके साथ हम फेसबुक यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, ट्विटर करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं, कभी कभी हम पेटीएम करते हैं, उसके साथ अपना बैंकिंग का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अलग अलग हम क्या करते हैं, एप्स यूज करते हैं, जिसको हम, मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर। इसी तरह से ब्लॉकचेन भी एक क्या है, प्लेटफॉर्म है, जहां पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हम डेवलप करके यूटिलिटीज बना सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है इसको यूटिलिटीज कहा जाता है। उसका यूज अलग अलग हो सकता है, हर क्षेत्र में इसका यूज हो सकता है, लेकिन किसके लिए होगा वो पता नहीं है, हर किसी के लिए हर चीज में होगा। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को, इस ऐप को मैं अभी यहाँ पे यूटिलिटीज समझ लेते हैं। अब इसी को हम अगर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी जूम है, जूम अगर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो गया तो वो उसकी यूटिलिटी बन गई। ठीक है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर अगर ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो गया तो वो उसकी यूटिलिटी हो गई। ऐसा अलग अलग सॉफ्टवेयर का वो क्या होता है, प्लेटफॉर्म होता है, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है, देखो, इन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स मतलब ब्लॉकचेन और रेगुलर्स जो हमारे सर्वर वाले हार्डवेयर वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ब्लॉकचेन्स पे जो कंट्रोल है पूरा का पूरा पब्लिक के पास है, मतलब इसको कोई चेंज नहीं कर पाएगा। एक बार डिप्लॉय करने के बाद सॉफ्टवेयर बना के छोड़ दिया तो उसमें चेंजेस हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उसमें कुछ अपडेशन लाना है, मतलब बदलाव लाने हैं, अपग्रेड करना है, तो पुराना वैसे ही रहेगा और नया डिप्लॉय करना पड़ेगा। इस तरह से उसको यूज किया जाता है। लेकिन यही अगर हम लैपटॉप कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर में देखेंगे या मोबाइल में देखेंगे तो उसको अपग्रेड किया जाता है, यानी कि पुराने डेटाबेस में सॉफ्टवेयर का कोडिंग और ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है या चेंज किया जा सकता है, और उसको अपग्रेड करके वही सॉफ्टवेयर होता है जिसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन पे ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमने, समझ लीजिए, एक जूम का ही एग्जांपल लेते हैं, जूम हमने आज एक डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन पे भी और कंप्यूटर हार्डवेयर वाले सॉफ्टवेयर पे भी। अब इसके बाद होगा क्या, हमने उसमें और कुछ बदलाव लाए, उसमें फीचर्स ऐड कर दिए, तो होगा क्या, ये सॉफ्टवेयर जो होगा कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर, वहां जाके खाली जो अपडेट किया है उसी को वहां पे डाल के अपग्रेड करना होता है। लेकिन ब्लॉकचेन पे ये नहीं कर सकते। जो आपने पुराना था उसमें जो भी कोडिंग चेंज किया है वो पूरा का पूरा फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा। ये होता है चेंज। इसका मतलब ये है कि ब्लॉकचेन पे जो भी डिप्लॉय होगा उसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से
वो बहुत सिक्योर माना जाता है और ट्रांसपेरेंट भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको डीप में हम आने वाले सेशंस में, मैंने जैसे कहा कि हाँ, जो अभी सब्जेक्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन है खाली। ये खाली क्या है? इंट्रोडक्शन है। आने वाले दिनों में यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन पे भी एक सेशन होगा, ब्लॉकचेन्स पे में भी 2 4 5 सेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इन डिटेल हम आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब ये अगला होता है क्रिप्टो करेंसीज का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, वो होता है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होते हैं। अब करेंसी अगर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इन रुपीज का ही लेते हैं। रुपीज हम क्या करते हैं, हम बैंक को दे सकते हैं, बैंक गवर्नमेंट को देगी, गवर्नमेंट प्रिंट करके फिर से किसको देगी, बैंक को देगी, बैंक से फिर से लोगों में आएगी। मतलब ये एक सर्कल है, यहीं पे होगा। लेकिन पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन मतलब कि यहाँ पे कंट्रोल भी किसी का तो होगा, या तो बैंक भी मॉनिटरिंग होती है, उसके साथ साथ रिजर्व बैंक भी क्या होती है, कंट्रोलिंग बॉडी होती है। वो तय करते हैं कि ट्रांजेक्शन किस तरह से होंगे, क्या होंगे। कुछ ट्रांजेक्शन कैंसिल भी कर सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते किया जा सकता है। लेकिन पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होते हैं जो ब्लॉकचेन पे होते हैं, उसको आप ट्रांजेक्शन वॉलेट टू वॉलेट होंगे। मतलब अगर समझ लीजिए मुझे आपको कोई टोकन भेजना है या कॉइन भेजना है, तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा और वहां पे उसका डिसीजन, अगर समझ लीजिए कि उसको जलाकर अलग बनाना है तो वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो पाया था। यहाँ पे होता क्या है, वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाएगा, तीसरे जाएगा, कहीं ना कहीं वो जाता रहेगा। इसको कहा जाता है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। क्रिप्टो करेंसी में एक खाली पीयर मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति होगा कौन होगा पता नहीं। यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है, उसको कहा जाता है वॉलेट, एड्रेस होता है। ठीक है, उस वॉलेट से दूसरे वॉलेट में यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी बहुत बड़ी होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, जैसा इसका एक एग्जांपल बैंक बहुत मतलब आसान एग्जांपल है ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी का। देखिए समझ लीजिए मैं बैंक में गया और मैंने पैसा जमा कर दिया XYZ बंदे के नाम पे, संजय उनका नाम था, उनके अकाउंट में मुझे मेरे अकाउंट से ट्रांसफर करना है। और मैंने एक चेक साइन करके मैनेजर को दे दिया, क्लार्क को दे दिया। क्लार्क ने एंट्री कर दी और मैनेजर ने उसको पास भी कर दिया। अब शाम को इनको पता चला कि हमने गलत बंदे के अकाउंट में क्या किया है, पैसा ट्रांसफर किया है। अब उस बंदे ने उसको विड्रॉल नहीं किया है अब तक, तो इनको अधिकार है किस चीज का, कि उसको क्या करेंगे, वो पीछे मतलब उसको कैंसिल करके उसके अकाउंट से खींच लेंगे अपने बैंक अकाउंट में, और बैंक से फिर से जिसको देना है उसको भी दे सकते हैं। अब ये हो गया ट्रांजेक्शन, मेरे अकाउंट से उधर गया, उधर से इधर आ गया, और शाम को इन्होंने फिर से जहां करना था वहां पे कर दिया। अब ये जो बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, इसके बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि ये मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये मुझे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये इन लोगों ने इंटरनल ट्रांजेक्शन कर लिए हैं। ठीक है, अब ये मतलब क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है क्या, उन्होंने क्या किया इसके मैंने जमा किया था उसमें क्या क्या किया, ये मुझे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट अगर हम यही चीज ब्लॉकचेन पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए कुछ टोकन हो या कॉइन हो, और वो क्या हो गए, गलत वॉलेट में चले गए। तो कोई भी एक बंदा है जो इसको रिवर्स कर सके, ऐसा नहीं है। कोई नहीं कर सकता इसको रिवर्स, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब एक बार अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो हो गया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसे कहा जाता है इम्यूटेबिलिटी। इसका एक बहुत मतलब बढ़िया मतलब लाइव एग्जांपल हम दिखा सकते हैं, देख सकते हैं ऑनलाइन पे। आने वाले दिनों में जब भी सेशंस होंगे, इसको मैं इन डिटेल आपको लाइव एग्जांपल के साथ इम्यूटेबिलिटी होती क्या है, इसको इसके लिए हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी को डिटेल में समझेंगे ताकि ये क्लियरिटी आ जाए। अब ट्रांसपेरेंसी में और एक चीज होती है, ब्लॉकचेन पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक और एक छोटा सा भी अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी क्या होगी, उसको क्या कहा जाता है, नोट किया जाएगा, और वो हर किसी को पब्लिक लेजर पे रखा जाएगा।
मतलब कोई भी बंदा हो आएगा और बोलेगा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन देखने हैं। मैं अभी मेरी स्क्रीन शायद सारी स्क्रीन शेयर है, ओके चलो ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे पैना टोकन का ही दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रांजेक्शन ट्रांसफर पर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ, ये पैना टोकन है, कितने टोकन है, आज तक कितने लोगों के पास है, ये ट्रांसपेरेंसी है। अगर मेरे पास टोकन है तो भी देख सकता हूँ, अगर नहीं है तो भी देख सकता हूँ। ठीक है, कितने आज तक ट्रांजेक्शन हुए हैं, 8,86,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है। अब लास्ट मिनट में 17 सेकंड पहले क्या ट्रांसफर हुआ है, कितना हुआ है, सारा कुछ यहाँ क्वांटिटी सारा कुछ दिखता है। अब इसके कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। ये है पब्लिक लेजर। मतलब जो भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी को पब्लिक लेजर्स पे नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और पब्लिकली अवेलेबल है। इसके लिए कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। आप पॉलीगॉन स्कैन पे जाइए और पैना डाल दीजिए सर्च में, तो वो आ जाएगा और आपको ये सारे ट्रांजेक्शन दिखने शुरू होंगे। अगर आपके पास पैना होगा तो भी, अगर नहीं है तो भी। तो इसे कहा जाता है पब्लिक लेजर। इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। अगर यही चीज अगर हमारे रुपीज में होती तो हमें ये पता चलता कि भाई ये यहाँ पे जैसे देखिए ये 8 करोड़ टोकन है, कितने वॉलेट्स में है, मतलब 11,000 टोकन, 11,000 वॉलेट्स में, मतलब 11,000 लोगों के पास है। हम एक वॉलेट मतलब एक बंदा पकड़ के चलते हैं, एक बंदे के पास 10 भी वॉलेट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कंसिडर करेंगे कि एक बंदा मतलब एक वॉलेट। अब 11,000 लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं। अब इतने टोटल है, अब इतने ट्रांसफर हुए, तो ये 11,000 कौन है, यहाँ पे अगर होल्डर्स देखूंगा तो वो भी मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 50 लाख है, यहाँ पे 50 लाख है, तो मैं सारे के सारे यहाँ पे कितने का किसके पास है वो भी देख सकता हूँ। इसी तरह अगर इसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। इसी के लिए इसको कहा जाता है बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। अब यही चीज रुपीज में देखेंगे तो ये पता चलेगा का इंडिया में कितना रुपीज आज तक प्रिंट हुआ है, इसका ऑन पब्लिक लेजर पे कहीं रिकॉर्ड है क्या? हाँ, रिजर्व बैंक रखती है, वो अलग चीज है, लेकिन पब्लिक लेजर पे है क्या? नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे दी गई है, इसीलिए इसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। कहाँ पे है, किसके पास है, कितना है, कहां से कहां गया, कहां से कहां आया, अब किसके पास कितना है, ये सारा कुछ रुपीज के तौर पे भी हमें पता होता, तो उसको कहा जाता ट्रांसपेरेंट। तो यही चीज को यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, क्या कहा गया है, ये ट्रांसपेरेंट है और इम्यूटेबल है। क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन, अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ट्रांजेक्शन, ये अभी यहाँ पे जो 0.38 जो है ट्रांजेक्शन क्वांटिटी में, इतने चले गए, कहीं भी गए, वो चेंज नहीं कर सकता। आप 10 साल बाद आओगे और ये ट्रांजेक्शन का ये हैश होगा, ये हैश आप लेके सर्च करोगे तो ये मिलेगा ही रिकॉर्ड। हैश मतलब ट्रांजैक्शन आईडी बोल सकते हैं हम इसको। तो उस हिसाब से यहाँ पे मिलेगा, इम्यूटेबल है, वो डिलीट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ और वो उनकी गलती की वजह से हुआ था, इसलिए उन्होंने रिवर्स भी कर दिया, तो डिलीट हो सकता है रिकॉर्ड, तो यहाँ पे वो नहीं होगा। ये चीज है, बहुत बढ़िया चीज बनी है, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है बहुत बढ़िया सा। और दूसरा है ग्लोबल है। इससे कोई भी गवर्नमेंट ओन करती नहीं करती, गवर्नमेंट ओन नहीं करती। और बढ़िया एक रीजन की इस वजह इस एक रीजन की वजह से इसको कहीं भी बैठ के आप किसी भी देश में आप क्या कर सकते हो, ऑल ओवर ग्लोब, मतलब दुनिया भर में कहीं भी बैठ के इसका यूज आप कर सकते हो प्रॉपरली। और इसको कोई बॉर्डर्स की लिमिटेशंस नहीं है। मतलब रुपीज है तो कहां तक चलेगा, इंडियन गवर्नमेंट का जितना एरिया है, मतलब इंडिया जितना है जहां तक है वहां तक ही इंडियन रुपीज चलेगा। अब वो इंडियन रुपीज लेके मैं दुबई चला गया तो मुझे उसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे किस चीज में, दिरहम में, मतलब उनकी अलग करेंसी है। तो यहाँ पे एक करेंसी यूज करके आप दुनिया भर में ट्रेड कर सकते हो क्या? यस, कर सकते हो। तो ये एक इसका क्या है, बॉर्डर्स की लिमिटेशंस नहीं है, दुनिया भर में कहीं भी यूज किया जा सकता है। अब ये आते कहां से हैं, उसको कहा जाता है माइनिंग का प्रोसेस। माइनिंग भी एक बड़ी सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डीप में भी समझ सकते हैं। मतलब माइनिंग एक शॉर्ट 2 लाइन में बताना होगा तो कैसे बताएंगे? माइनिंग मतलब दुनिया में अब एक जो क्रिप्टो करेंसी फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, बिटकॉइन आएंगे कहां से? तो प्रोग्राम में लिखा गया है कि सिस्टम में 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन होंगे, लेकिन इमीडिएट सारे के सारे नहीं आएंगे।
वो पाने की प्रोसीजर लिखी गई है, उसका जब ट्रांजैक्शन होगा, वेरिफिकेशन होगा, रिवॉर्ड में बटेगा। अब रिवॉर्ड में जो आ रहा है वही दुनिया में आएगा। अब मैंने जो कहा शायद नए लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, डोंट वरी, जिस दिन इसका सेशन होगा इन डिटेल ये पता चलेगा। लेकिन मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इसी तरह से सिस्टम चलेगी, ये तय है। और ये वेरिफिकेशन जो किया जाता है, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वैलिड है या इनवैलिड है, ये देखने वाले सिस्टम्स होते हैं, उसको माइनिंग मशीन्स कहा जाता है, माइनर्स कहा जाता है। उन लोगों को रिवार्ड के तौर पे नए नए कॉइन्स इस सिस्टम में आते हैं, उसी प्रकार को, इस सिस्टम को माइनिंग कहा जाता है। अब ये सब्जेक्ट भी जब भी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, समझने की बहुत जरूरत है, तो आने वाले दिनों में ये भी हम समझेंगे। तो ये होता है क्रिप्टो करेंसी, ये सारा कुछ मिला के ये सारा होता है क्रिप्टो करेंसी, ना कि ओनली एक टोकन है जिसको दिया इससे लिया ना, ये सारा कुछ मिला के एक क्रिप्टो करेंसी होता है। अब इसको अगर आप देखोगे, अलग बंदे के, हर बंदे के लिए यहाँ पे अलग मतलब सोच होगी हर किसी की। जो टेक्निकल बंदा होगा, जो सॉफ्टवेयर समझता है, वो अपना डेवलपमेंट के हिसाब से इसको देखेगा। एक इन्वेस्टर होगा, वो सोचेगा कि आने वाले दिनों में इसमें कितना ग्रोथ हो सकता है, मेरे असेट बढ़ सकती है क्या, वैल्यू बढ़ सकती है क्या। एक ट्रेडर होगा, वो सोचेगा ट्रेडिंग करके मुझे कुछ मिलेगा क्या। हर बंदे का एंगल अलग हो सकता है, इसीलिए मैंने थोड़ा ओवरव्यू किया है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। ये सारा कुछ मिला के एक क्रिप्टो करेंसी होती है, और ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज भी मार्केट में है, जैसे कि बहुत बहुत हैं, एक दो चार दस नहीं है, हजारों हैं। जिसमें आप नाम लेने जाएंगे तो फेमस, सबसे बड़ा, सबसे पहला बिटकॉइन आया था, मतलब क्रिप्टो करेंसी की मदर करेंसी जिसे कहा जाता है। मतलब दुनिया में बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो क्रिप्टो करेंसी की जिसने शुरुआत की थी, तो इस वजह से उसको मदर करेंसी कहा जाता है। उसके बाद एक ब्लॉकचेन आई, उसका नाम था इथेरियम, ईटीएच जिसकी टोकन कॉइन है, वो आ गई। उसके बाद लाइट कॉइन आ गया, मैटिक आ गया। इसी तरह से एक यूनिक फीचर वाला पैना है, पैना टोकन है एक्चुअली। अब ये टोकन क्या होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है, आने वाले दिनों में ये भी सारा कुछ हम समझेंगे। एक ब्लॉकचेन होगी और उसका कोई कॉइन होता है, ब्लॉकचेन होगी तो उसका कॉइन होता है, और बाकी प्रोजेक्ट्स के टोकन्स होते हैं। तो उसी तरह से एक पैनोरामा स्वैप एक प्रोजेक्ट है, और उसमें होने वाले ट्रांजेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, फीस के तौर पे पैना यूज किया जाता है, ये इसका यूज केस है। ठीक है, तो इसकी नियमावली भी तय है, कैसे होगा क्या होगा, टोकोनॉमिक्स जिसको कहा जाता है वो तय है। तो कितने ऐसे टोकन्स हैं दुनिया में, अगर आप इसको समझना चाहते हो, एक वेबसाइट आप इसको नोट कर सकते हो, कॉइन मार्केट कैप नाम से फेमस है। जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, उन लोगों को इस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा भरोसा है, और डेटाबेस यहाँ पे बहुत अवेलेबल है। अब इन्होंने दुनिया भर के बहुत सारे टोकन्स या कॉइन्स की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिस्टिंग कर रखी है। बहुत है, लेकिन ये सभी को करते हैं ऐसा नहीं, उनको जो अच्छे लगते हैं या उनको उनके पैमाने पे जो फाइनल होता है उनको ये क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लिस्ट में बहुत सारे हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सबसे पहला है बिटकॉइन, इथेरियम, यूएसडीटी। अगर आप ये लिस्ट देखते जाओगे, बहुत सारे लिस्ट में नाम है, कितने सारे आप देख सकते हो। अब इनके वेबसाइट पे कितने रजिस्टर हैं, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए इन्होंने इतने रजिस्टर कर रखे हैं ऑलरेडी, मतलब एक करेंसी दो करेंसी ऐसे नहीं है, रुपीज और डॉलर जैसे अलग अलग करेंसीज है, उस तरह से ऐसे बहुत सारे टोकन्स और कॉइन्स हैं, जिनमें से कई और बहुत सारे हैं। लेकिन इन्होंने लिस्ट कितना किया है कॉइन मार्केट कैप ने, 9,493, इतना इन्होंने रजिस्टर कर रखे हैं। आप इसको भी थोड़ा सा देख के समझ सकते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है, और कैसे कैसे इसका नाम होते हैं, कितना प्राइस है क्या है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पैना भी जो है यहाँ पे आने वाले दिनों में रजिस्टर होगा, क्योंकि अभी तो उसकी शुरुआत है, आने वाले दिनों में यहाँ अपने आप वो भी रजिस्टर होता जाएगा, जितनी यूजर्स बढ़ते जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब ये किस लिए यूज किया जाता है, मैं लास्ट के से पार्ट में इसको पैना के यूटिलिटीज के बारे में 2 मिनट बात करेंगे इस पे। अब क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस क्या है,
ठीक है, ये समझ में आ गया, ये सारा इसमें होता है, इतने सारे टोकन्स और कॉइन्स हैं। तो इसका एडवांटेजेस क्या है? इसके बेनिफिट्स होते हैं सच एज सिक्योरिटी, मतलब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा तौर पे मिलती है कंपेयर टू अपने फिजिकल नोट्स की हिसाब से। नोट्स में चोरी हो सकती है, वहां पे डाका डाला जा सकता है फिजिकल होने की वजह से। अब ये डिजिटल होने की वजह से होता क्या है, ये कोई भी बंदा अपना आसानी से इसको छुपा सकता है। ठीक है, ये सिक्योरिटी बोल रहा हूँ, छुपा सकता है मतलब उसको किसी के नजर में ना आए ऐसा रख सकता है। तो ये एक सिक्योरिटी है। दूसरी सिक्योरिटी इसमें एक और होती है, ये हैक नहीं किया जा सकता। जैसे हमने बहुत सारे ये सुने हैं कि अपना बैंक अकाउंट हैक हो गया, बैंक अकाउंट हैक होके अपना पैसा किसी ने चुरा लिया, बैंक भी हैक हुए हैं, बैंक के सर्वर्स हैक हुए हैं। एक इंडिया में लास्ट टाइम मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, अब याद नहीं है एग्जैक्ट कौन सी बैंक है, तो वहां पे मेंशन किया गया था कि बैंक का सर्वर हैक करके ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ की वहां से चोरी हुई थी। मतलब फिजिकल चोरी नहीं थी, वो डिजिटल चोरी हो गई थी। तो उसी तरह से अगर आप ब्लॉकचेन पे कुछ बना रहे हो या ब्लॉकचेन पे कुछ चीजें डेवलप हो गई है, तो उसको हैक करके चुराया नहीं जा सकता। इम्यूटेबल होने की वजह से एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो हो गया। हाँ, अब चुराते हैं, यहां भी चुराते हैं लोग। कैसे चुराते हैं? आप अपने वॉलेट्स के सिक्योरिटी की, जिसको चाबी कह सकते हैं हम, तिजोरी है अपनी, ओके, अब तिजोरी की चाबी अगर हमने किसी को दे दी तो चुरा के लेके जाएगा। चुराया जा सकता है, चुरा सकते हैं। चुराने के लिए जो लगने वाले मतलब कीज हैं, वो अगर हम सेफ नहीं रखेंगे, वो सेफ रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। वो छोड़ के अगर सिस्टम हैक होके चुरा के ले गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक सिक्योरिटी का पार्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया होता है। ट्रांसपेरेंसी तो हमने देखी कि कैसे ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, आसानी से कहीं से भी कभी भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। मेरी बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में कब यूज कर सकता हूँ? बैंक अकाउंट तभी यूज कर सकता हूँ जब मैं एक्सेसिबिलिटी में है, मतलब रविवार संडे है, संडे के दिन मैं बैंक एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि छुट्टी है। लेकिन इसको कोई छुट्टी नहीं होगी, ब्लॉकचेन होने की वजह से ये ऑनलाइन रहेगा, हमेशा रहेगा, एक्सेसिबल है। और क्या है, मैं बैंक का ऐप अब यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे फिजिकल नोट्स ही चाहिए, तो मुझे एटीएम पास जाना चाहिए। लेकिन ये डिजिटल ही होने की वजह से ये एक्सेसिबल है और ट्रांसफर करना आसान है, रिसीव करना आसान है। तो ये एक एक्सेसिबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया है, होती है। अब क्रिप्टो करेंसी कैन पोटेंशियल डिस्टर्ब ट्रांजेक्शनल फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये फाइनेंशियल सिस्टम मतलब क्या आता है? बैंकिंग ही कह सकते हैं हम इसको। अब बैंकिंग में ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव ये ला सकती है, क्योंकि देखिए बैंकिंग में एक डिस्ट्रप्टिव, मतलब ये इसको चेंज कर देगी। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा काया पलट हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर में, ब्लॉकचेन की वजह से, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की वजह से। वो क्या है समझ लीजिए। अब ये इतना ट्रांसपेरेंट होता है और इम्यूटेबल होता है, इस वजह से अगर समझ लीजिए सारा बैंकिंग सिस्टम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गया, या तो डिजिटल रुपीज में हो गया, समझ लेते हैं इस चीज को। अगर हो गया तो क्या होगा? अब देखिए कई बैंकों में गलत तरीके से लोन देने की वजह से डिपॉजिटर का पैसा फंस गया और बैंक डूब गई। ये किस वजह से हुआ? वहां पे मैन्युअल इंटरफेरेंस था, लोग काम करते थे, इन्फ्लुएंस होता था। अब यहाँ पे समझ लीजिए बैंकिंग सिस्टम ही ब्लॉकचेन पे आ गई। अब उसकी नियमावली तो तय करनी पड़ेगी। बैंकिंग सिस्टम अगर आप ब्लॉकचेन पे डालोगे तो पहले से ही तय होगा कि क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे लोन्स के। लोन अगर किसी को चाहिए तो ये क्राइटेरिया होनी चाहिए, अगर उसमें बैठता है कोई तो उसको ही लोन मिलेगा। अब होता क्या है हमारे अभी फिलहाल के सिस्टम में, क्या होता है फिलहाल के सिस्टम में, ये सारा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है लेकिन बैंक मैनेजर कॉन्फिडेंट नहीं है कि इसको देना नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको रिजेक्ट कर देगा, मैन्युअल रिजेक्शन आएगा। लेकिन सिस्टम में ऐसा आ गया, ब्लॉकचेन पे अगर आने वाले दिनों में बैंकिंग सिस्टम शिफ्ट हो गया तो होगा क्या? उसकी क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, वो 101% उसको लोन मिलेगा। अब अगर कई बार बैंक डूबी किस वजह से? मैनुअल इंटरफेरेंस की वजह, इन्फ्लुएंस की वजह से, हाँ, प्रेशर्स की वजह से, बर्डन की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से बैंक्स डूबी हैं।
अगर ये सिस्टम में आ गया कि ये क्राइटेरिया अगर फिट नहीं होती उसको लोन ही नहीं देना, तो कई लोन्स जो है डूबने वाले लोन यहाँ बचाए जा सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में मैनुअल इंटरफेरेंस, इन्फ्लुएंस, ये सारा कुछ चला जाएगा। इसके लिए क्या होगा, टाइम लगेगा। देखिए ये इंडस्ट्री बहुत नई है, मतलब देखो हमने ना बैंकिंग सिस्टम हमारे बाप दादाओं से पहले से पुराने दिनों से हमने देखी है, समझी है, यूज करी है, इसीलिए हम यूज टू है उसके लिए, हम उसको यूज करते हैं, इसीलिए हमें पता है कि बैंकिंग होती क्या है, लोन्स क्या है, उसमें एफडी क्या होती है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, ये सारा कुछ हमें पता है। लेकिन ब्लॉकचेन पे ये आना और उसको यूज करना ये अभी से शुरू हो गया। अब बैंकिंग शुरू होके सालों हो गए, कई साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए, तो वो बैंकिंग हमें अभी वो अपने मतलब पारंपरिक तरह से आ गई है। अब ब्लॉकचेन पे बैंकिंग आना इसकी शुरुआत अब होगी, और आने वाले दिनों में, मतलब शायद हम रहे नहीं रहे, लेकिन आने वाले दिनों में ये मतलब यूज टू हो जाएंगे लोग। अब तब जाके ना ये इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो गई, बहुत बड़ी डिस्टर्ब होगी, और काया पलट हो जाएगा इस इंडस्ट्री का, इस ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी की वजह से। इस पे बहुत बात कर सकते हैं हम, आगे आने वाले दिनों में हम इस पे करेंगे भी। अब इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो क्लियर करें, ये समझने की कोशिश करें, इसमें कुछ रिस्क है, बिल्कुल है। कहीं पे जाइए रिस्क मतलब हर जगह पे है। अगर बैंकिंग सोचेंगे वहां पे भी रिस्क है, मैं जैसे मैंने कहा कि बैंक डूब सकती है, बैंक डूब गई, मेरा एफडी वहां पे रखा हुआ है, क्या होगा, 5 लाख के ऊपर वाली एफडी है तो गवर्नमेंट उसको सिक्योर नहीं करती, समझ लीजिएगा इस चीज को, वो रिस्क वहां पे भी है। ऐसे मतलब कहीं पे भी जाइए, अगर हम अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब स्कूल सिखा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बच्चा है अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड जाता है, 10वीं तक जाएगा, ग्रेजुएट होगा, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। क्या सोच के कर रहे हैं, आगे चल के कुछ अच्छा करेगा, हमारे लिए भी करेगा। अब अगर ये सोच के कर रहे हैं और वो हमें छोड़ के जाता है, उसको अच्छी नौकरी मिली और वो अमेरिका चला गया, फॉर एग्जाम्पल इंडियन है और अमेरिका में उसको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली, चला गया, अब हमने इन्वेस्ट किया था कुछ, हमें भी रिवॉर्ड मिले सोच के, अब वो चला गया, वो उसका रिवॉर्ड लेके वो चला गया। तो ये भी एक रिस्क होती है, एक माँ बाप के हिसाब से देखेंगे तो, मतलब कहीं पे भी जाइए, रिलेशन में जाइए, इन्वेस्टमेंट में जाइए, ट्रेडिंग में जाइए, कहीं भी अगर जाएंगे तो आपको हर चीज में पोटेंशियल रिस्क रहती ही है, ये समझ के जाना पड़ेगा। अब इसी वजह से यहाँ पे भी क्या रिस्क है वो समझ लेते हैं। अब ये नई इंडस्ट्री है, हमने ये पहले से किया नहीं है, देखा नहीं है, समझा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। अब वो क्या क्या है मैंने कुछ नोट करे हैं, तो उनको समझ लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी अगर रिस्क है, इन सबसे मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी रिस्क यहाँ पे है एजुकेशन की। हमें इसके बारे में पता नहीं है, हमने इसको सीखा नहीं है, हमने बैंकिंग सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फाइनेंस हमने पूरा हमें आता है, क्यों, हमने वो आज तक हमारे पीढ़ियों ने, बाप दादाओं ने, सभी ने करते 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 हमें सिखाया है। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है, नई इंडस्ट्री है, हमारे जनरेशन को फर्स्ट टाइम मिली है, आने वाले जनरेशन को हम पास करेंगे, तब जाके ये चैलेंजेस क्या क्या हमें, अभी जो चैलेंजेस आएंगे, इसका मतलब ये है हमारी अगर फर्स्ट जनरेशन है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर लॉस किसको होगा, तो हमारे जनरेशन को होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें सीखने के लिए, समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, हम ही एग्जाम्पल बनेंगे कि भाई इसने ऐसा करके इतना गवाया और इसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां क्या होंगी, समझेंगी उससे, और हम पास करेंगे, भाई मैंने ऐसा किया था इसी वजह से मैं यहाँ डूब गया, एक करने की वजह से मेरा नुकसान हुआ, ये करने की वजह से मेरा वॉलेट चोरी हो गया, ये सारा कुछ कर करके सीखेंगे हम, हमारी जनरेशन, और आने वाली जनरेशन को हम पास करेंगे तो उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये है एजुकेशन का पार्ट, ये सीखने वाली चीज है, समझने की चीज है, हर कोई समझ के सीखेगा। अब सीखने में भी और अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे। एजुकेशन मतलब इसको यूज कैसे करना है, इसका एजुकेशन, इसको डेवलप कैसे करना है, इसका एजुकेशन, इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, इसका एजुकेशन, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, इसका एजुकेशन, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब कुछ भी करना है तो सीखना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी रिस्क है इसमें। सबसे बड़ी रिस्क क्या है, तो यही है, और चैलेंज क्या है, हम रेडी नहीं है सीखने के लिए।
चैलेंज क्या है, एजुकेशन में भी हम सीखने के लिए रेडी नहीं है। तो इसी वजह से हमें अब रेडी होना पड़ेगा सीखने के लिए भी और इन सिखाने के लिए भी, आने वाले दिनों में लोगों को सिखाने के लिए। तो यही कोशिश हमारी चल रही है कि ये सबसे बड़ी जो रिस्क है इसको हम सिखा के थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। पूरा जीरो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हर कोई हर चीज सीख नहीं पाएगा, कुछ चीजें हमारे लिए भी नहीं होंगी, कुछ चीजों में हम भी डूब जाएंगे, ये तय है। तो इस वजह से उसमें हम जो सीखेंगे वो आपको सिखाएंगे, ये याद रखिए। तो इस वजह से एजुकेशन सबसे बड़ा रिस्क और चैलेंज दोनों भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा रिस्क क्या है, वो है प्राइस की वोलाटिलिटी। यहाँ पे कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी होती है। मतलब यहाँ पे अगर आप शेयर मार्केट में जाओगे तो वहां पे प्राइस कंट्रोल किया जा सकता है। वहां पे सेबी जो होती है, अथॉरिटी बॉडी होती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली, वो क्या करेगी, अगर एक आध स्टॉक में स्पेकुलेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा वोलाटाइल हो रहा है मार्केट में, तो उसको है ना सर्किट लिमिट डाल डाल के उसको रोकेगी। इससे ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। एक दिन में जीरो नहीं होगा, एक दिन में 1000 गुना बढ़ेगा नहीं, ये उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाल रखे हैं। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग किसी का नहीं है, इस वजह से है ना प्राइस कभी भी कितना भी ऊपर जा सकती है और कितना भी नीचे आ सकती है। उसके लिए एक एग्जांपल ही देखते हैं। ये अपना कौन सा वेबसाइट है, कॉइन मार्केट का। और इससे अच्छा अगर इसका एग्जांपल देखना है, ये बाइनेंस नाम का एक्सचेंज है, जहां पे होता क्या है, ट्रेड होते हैं किस चीज के, क्रिप्टो करेंसी के। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी लिस्टिंग बहुत सारे टोकन्स और कॉइन्स के होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 24 आवर्स में चेंज वाला परसेंटेज में क्लिक कर रहा हूँ, देखिए एलपीटी वर्सेस यूएसडीटी, एलपीटी टोकन होगा शायद, उसका रेट आज के एक दिन में कितना बढ़ा है, 24 आवर में 15%, ऑलमोस्ट 15% एक दिन में। अब बैंक के कंपैरिजन में जाएंगे तो बैंक सालाना 7-8% दे रही है मैक्सिमम, और ये एक दिन में बढ़ा है। और ऐसे कितने हैं देखो, यहाँ पे 10th नंबर पे है वो 9% बढ़ा है। अब ये है ना, आज इतना मार्केट वोलाटाइल नहीं है, उस दिन का डेटा है, आज के दिन में इतना मार्केट वोलाटाइल नहीं है। कभी कभी ये मार्केट इतना वोलाटाइल होता है कि यहाँ पे टोकन्स या कॉइन्स की वैल्यू परसेंटेज में अगर देखेंगे 200%, 300% ग्रोथ में होते हैं, कभी कभी 50%, 60% उसकी प्राइस डाउन हो गई होती है। इसको कहा जाता है वोलेटिलिटी। अब ये बढ़ी हुई है, लूज हुए, वो देखिए कम होने वाली, देखिए 10.5%। मतलब यहाँ पे एक दिन में अगर किसी ने किया होगा 10.5, 11% उसका एक दिन में पैसा गवा चुका है, कोई भी इन्वेस्ट कर रखा होगा। ये जो है, ये बहुत बड़ी वोलेटिलिटी जो है, ये इस मार्केट की क्या है, रिस्क भी है बहुत बड़ी। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, रेगुलेटरी कोई नहीं है, इस वजह से इसको कोई रेगुलेट अभी तक तो फिलहाल नहीं करता, लेकिन आने वाले दिनों में गवर्नमेंट्स इसमें अभी रेगुलेशंस ला रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री नहीं है, जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री नहीं है, हम सीख रहे हैं, उसी तरह गवर्नमेंट भी सीख रही है। ये सीख के समझ के ही रेगुलेशन ला सकते हैं। एक बार रेगुलेशंस ला दिया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसको सीख के समझ के, हर एक पार्ट को समझ के उसके लिए नए नए तौर तरीके बना के रेगुलेट करना जरूरी है, और वो होता जाएगा, आने वाले दिनों में होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये क्या है, रिस्क है, इसमें रेगुलेटरी नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न। अब सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, चुराया जा सकता है। हम क्या करते हैं, हमें आदत नहीं है, इसकी आदत ना होने की वजह से हम कैजुअल रहते हैं। मतलब क्या, हम इसके वॉलेट्स के फ्रेज रहते हैं, फ्रेज मतलब उसको चाबियां भी कह सकते हैं तिजोरी की। अब वो फ्रेज क्या है, हम आसानी से कहीं भी रखते हैं, पासवर्ड जिसको कहा जा सकता है, एक वॉलेट का पासवर्ड भी कह सकते हैं हम इसको। हमने कहीं भी रख दिया, आसानी से रख दिया, एक्सेसिबल रख दिया, कोई भी देख सकता है ऐसे रख दिया, या तो मैंने फोटो निकाल के उसको ईमेल पे स्टोर कर दिया। ईमेल हैक हो सकते हैं, मोबाइल हैक हो सकता है, उसको मिल सकते हैं, कोई आपका देख के फोटो निकाल सकता है और वो ले जाके चुरा सकता है। ये सिक्योरिटी के कंसर्न है, यहाँ पे वो है, वो उसको समझना जरूरी है, ये सीखना जरूरी है। ठीक है, ओके।
उसके बाद क्या है, लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पे रेगुलेशन ही नहीं है तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन कहां से आएगा? देखिए, सबसे बढ़िया चीज क्या है, गवर्नमेंट होती है, रेगुलेटरी बॉडी होती है, तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्ट कर रही है। एफडी अगर आपने की है तो 5 लाख का तो प्रोटेक्शन दे ही रही है ना। करोड़ों रुपए नहीं मिले तो 5 तो मिल रहे हैं, इसका तो प्रोटेक्शन है ना वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, उस चीज का कोई मतलब व्यवस्था, उस चीज की कोई व्यवस्था यहाँ पे की गई नहीं है, किया जा नहीं सकता। आने वाले दिनों में ये हो सकता है, और इसका पहला स्टेप अगर किसने उठाया तो वो पैना स्वैप ने उठाया है। उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। एक चीज आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे स्कैम्स और फ्रॉड्स भी होते हैं। अभी हमने देखा कि कॉइन मार्केट कैप पे कितने लिस्टिंग है टोकन्स, तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास क्या है टोकन्स यहाँ पे लिस्टेड है। लेकिन मार्केट में खाली इतने ही प्रोजेक्ट हैं क्या? नहीं, मार्केट में हजारों नहीं लाखों प्रोजेक्ट्स हैं। और एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था जब इसकी शुरुआत हो रही थी तब, तो मैंने उसमें मतलब वो आर्टिकल में लिखा था कि मार्केट में ऑलमोस्ट 3 लाख प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसके, क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स के। और उसमें से 90% फ्रॉडल है और 10% ही जेन्युइन प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लोगों के मतलब अच्छे के लिए होते हैं या यूजफुल होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पे है, फ्रॉड्स यहाँ पे भी होते हैं। अब फ्रॉड यहाँ पे होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रेगुलर फाइनेंस इंडस्ट्री में नहीं होते। हमारे यहाँ भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, जैसे कि पेटीएम का फ्रॉड होता है। आपको कहा जाता है कि लाखों की लॉटरी लगी है, आप पेटीएम पे आइए आपको कैशबैक मिलेगा, वो क्लिक करिए। अब वो सेंड हो जाता है, समझ नहीं आता कि सेंड हो रहा है या रिसीव हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब अंडरस्टैंडिंग कम होने की वजह से लोग रिसीव करने की जगह सेंड कर देते हैं। ये सारा हो ही तो रहा है, ऑलरेडी हो तो रहा है। तो वैसे स्कैम यहाँ पे भी चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं, उसको भी समझना और सीखना जरूरी है। अब मार्केट मैनिपुलेशन, यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो इसको मैनिपुलेट कर करके लोगों का पैसा लूट रहे हैं। ये मैनिपुलेशन तो यहाँ पे भी है, शेयर मार्केट में भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी करो बिंदास करो, कोई रोकने वाला नहीं है। शेयर मार्केट ये चीजों में रोक तो रहा है कोई, तो कभी ना कभी तो रोकेगा, लेकिन यहाँ पे कौन रोकेगा? इसलिए यहाँ पे भी मैनिपुलेशन रेट्स के इतने होते हैं कि हमने बिटकॉइन का रेट एक दिन में 3 गुना हुआ है वो भी देखा है, और 3 गुना से सीधा नीचे आया हुआ भी देखा है। तो आपको भी ये देखने की मतलब ये रखनी है, तैयारी रखनी है, क्योंकि ये आपको भी मिलेंगे आने वाले दिनों में बहुत सारे लॉस्ट लॉस्ट प्राइवेट कीज। अब प्राइवेट कीज जो मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हम जिस वॉलेट में अपना फंड रख रहे हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसीज रख रहे हैं, उसके कुछ फ्रेज होते हैं, 12 कीज होती हैं, 16 कीज होती हैं, प्राइवेट की होता है। ये सारा जो है आपको प्रॉपरली स्टोर करके सिक्योर जगह पे अपने हिसाब से रखना है। हम उसको अगर निग्लेक्ट करते हैं सिक्योर करने से, तो अपने फंड चोरी हो सकते हैं। अब ये सब कुछ होने वाला है, हुआ है, होकर ही समझेगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी के साथ हो रहा है तो उससे भी तो आप सीख सकते हो। इसीलिए सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। देखो, इन सब का सोल्यूशन है एजुकेशन। ये सारे प्रॉब्लम है कब सॉल्व होंगे, प्राइस वोलेटाइल कब होगा, ये समझने के लिए सीखना पड़ेगा। रेगुलेटरी कब आएगी या नहीं आएगी, ये समझने के लिए सीखना पड़ेगा। सिक्योरिटी कंसर्न भी सब, ये सारा कुछ सॉल्व हो सकता है एजुकेशन के, ओनली एजुकेशन से। इसीलिए आने वाले हर वेंसडे आप आइए, कुछ ना कुछ सीखिए। पैसा तो कमाना है, वो कमाएंगे, आप डेफिनेटली कमाएंगे, लेकिन सीख के उस कमाए हुए पैसे को सिक्योर करिए। यही हमारी कोशिश है आने वाले दिनों में। तो हम आप मिलके इस थोड़ा ये कारवां आगे बढ़ाएंगे। तो हाउ टू बाय एंड स्टोर क्रिप्टो करेंसी, कहां से बाय कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कहां से कर सकते हैं? देखिए, कोई आके आपको क्रिप्टो तो दे नहीं पाएगा शुरू में। आपको क्या करना पड़ेगा, या अपना पैसा जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टोकन्स में या कॉइन्स में। अब वो कहाँ करोगे? इसके लिए एक क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज होते हैं।
इंडिया में कुछ हैं जैसे कि वजीरेक्स हैं, और ग्लोबली देखेंगे तो आपको बाइनांस, ये सबसे बड़ा अभी फिलहाल चलने वाला एक्सचेंज है। यहाँ पे जाके आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब ये डिसेंट्रलाइज है क्या? नहीं है, ये सेंट्रलाइज होते हैं। यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी देनी होती है, आपके होने वाले ट्रांजेक्शन्स वो रिकॉर्ड करके रखेंगे, क्योंकि आगे चल के गवर्नमेंट पूछ सकती है ना, ये इतना सारा पैसा इसको क्यों दिया। तो वो दिखाएंगे कि यहाँ से लिया, यहाँ से बेचा, यहाँ से सब कुछ ट्रांजेक्शन किया, इसमें उसको प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ, ये सारा हिसाब किताब गवर्नमेंट मांगेगी, तो देने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड कीपिंग कर रखा है। ठीक है, तो वहां पे अकाउंट निकालिए, वहां पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी रिक्वायरमेंट है, केवाईसी लगेंगे, वो दे दीजिए। देने के बाद आपका अकाउंट बनेगा। अब उस अकाउंट में पैसा डालिए, वहां पैसा डाल के टोकन्स या कॉइन्स खरीदिए। अब आपके वॉलेट्स में लीजिए, वहां पे खरीदा तो वहीं पे मत रखिए, वहां से अपने वॉलेट्स में लीजिए। तो अब आ गया आपके वॉलेट में। अब यहां से जो ट्रांजेक्शन होगा ये आपके कस्टडी में है, लेकिन यहां तक लाने के लिए, पैसा कन्वर्ट करने के लिए एक एक्सचेंज की जरूरत होती है। और अब फिलहाल वजीरेक्स या आप बाइनेंस को यूज कर सकते हैं इसके लिए, एक एग्जांपल है। ठीक है, अब टोकन आ गए, अब इसको है ना, आप अपने वॉलेट से कनेक्ट करके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जा सकते हैं, जैसे कि पैनोरामा स्वैप, यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, पैनकेक स्वैप। यहाँ पे आपको केवाईसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं डाल सकते आप, सीधे सीधे पैसे डाल के वहां पे खरीद नहीं सकते। खरीदने के लिए, सीधा पैसा कन्वर्ट करने के लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज चाहिए। वहां से टोकन्स आ गए, कॉइन्स आ गए, तो उसके बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप जा सकते हो उसको ट्रेड करने के लिए। ठीक है, पैनोरामा स्वैप क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा हम वो भी एक दो मिनट में वो भी समझ लीजिए। अब वॉलेट्स भी अलग अलग हैं, जैसे कि मेटामास्क वॉलेट है, उसके बाद अपना ट्रस्ट वॉलेट है, ओके, सेव पाल है, ऐसे अलग अलग वॉलेट्स हैं। अब ये वॉलेट्स भी है ना, अलग अलग क्यों है, तो अलग अलग वो प्रोजेक्ट ने बनाया हुआ है। आने वाले दिनों में पैनोरामा स्वैप का भी एक वॉलेट आने वाला है। तो हर किसी को उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो सही लगे उनको आप इंस्टॉल करिए, उनके फ्रेजेस स्टोर करके प्रॉपर रखिए, उसको प्रिंट आउट निकालिए, लैमिनेशन करिए, अपनी तिजोरी में प्रॉपर रखिए, और किसी को बता के भी रखिए कि भाई ये वॉलेट का एड्रेस है, इसमें कुछ फंड्स मैंने रखे हुए हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है तो उनको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो इस हिसाब से उसकी क्या करिए, स्टोरेज प्रॉपर करिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि मैंने बैंकिंग का एक एग्जांपल मैंने दिया। ठीक है, अब इसमें डेवलपमेंट शुरू है, ये है ना, और डेवलप हो गया, पूरी तरह इवॉल्व हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। अभी ये है ना, बीज है, बीज, जिसमें से अभी एक दो पत्ते निकले हैं। आने वाले दिनों में ये बड़ा होता जाएगा, ये पेड़ बनेगा। जैसे कि अभी फाइनेंस की इंडस्ट्री बन चुकी है, बैंकिंग बन चुका है, बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। उस तरह से क्रिप्टो करेंसी जब ये पेड़ बनेगा, तब जाके इसका मतलब पता चलेगा कि ये कितना बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, जितना बैंकिंग बढ़ा है उसके भी ज्यादा बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलते आगे आने वाले दिनों में ये समझ में भी आएगा। अब इसमें एप्लीकेशंस भी बहुत सारे आएंगे आने वाले दिनों में, जैसे कि बैंकिंग शिफ्ट हो गया तो बैंकिंग भी डिसेंट्रलाइज एप्स आने लगेंगे। अब एप्स में भी सोचेंगे तो एक पैनोरामा स्वैप जो है, स्वैप है, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है, ये भी एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जो डिप्लॉय होता है ब्लॉकचेन पे। इसी तरह से आने वाले दिनों में सिक्योरिटी टोकन्स भी आएंगे, मतलब फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं होगी, कहीं पे भी फिजिकल गोल्ड स्टोर होगा और आपके पास उसके टोकन्स होंगे जो आपके वॉलेट्स में सिक्योर होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में आ सकती हैं। अब वो भी हम आने वाले दिनों में इसके सेशंस लेंगे कि क्या क्या आने वाले दिनों में एनएफटी हो सकते हैं, उसको क्या होते हैं एनएफटी, वो भी हम सिखाएंगे आने वाले दिनों में। ये मतलब अभी इन डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो कि हमारे पास बहुत कम है आज के दिन के हिसाब से। ठीक है, तो ऑन गोइंग ट्रेंड्स एंड इनोवेशन, क्रिप्टो स्पेस में बहुत इनोवेशंस चल रही हैं। उसका एक बढ़िया एग्जांपल जो है वो है पैनोरामा स्वैप, जिसमें क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं। तो उसमें एक सबसे बढ़िया इनोवेशन क्या है मेरे हिसाब से, ये पैनोरामा स्वैप है।
आप देख सकते हैं, मैंने वेबसाइट उसकी ओपन कर रखी है। ठीक है। अब आने वाले दिनों में ये एक्चुअली एक इनोवेशन क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, ये डेवलपमेंट है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अब आने वाले दिनों में इससे बढ़िया कुछ प्रोडक्ट आएगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट है। जैसे शुरू के दिनों में क्या था कि पैड वाला मोबाइल था, जिसको हम फीचर फोन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या आ गए, अगले कुछ दिनों में क्या आ गया, एंड्रॉयड का फोन आ गया। अब एंड्रॉयड के फोन, फ्लिप वाले फोन, कैमरा, अभी शुरू शुरू में 1.3 मेगापिक्सल वाले कैमरा थे, अब 300 मेगापिक्सल कैमरा आ गए मोबाइल में। तो ये डेवलपमेंट होते होते गया। तो उसी तरह का आज का लेटेस्ट अगर इनोवेशन क्या है तो वो पैनोरामा स्वैप है। क्योंकि देखिए, स्वैप क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आपका पैसा है उसको टोकन या करेंसी में फर्स्ट टाइम कन्वर्ट करना है, कहाँ जाना पड़ेगा, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, जैसे कि बाइनांस और वचेरिस। वहां से टोकन लेके आपने वॉलेट में ला दिया। अब यहाँ पे मुझे ट्रेड करना है, इसके लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती, आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी यूज कर सकते हैं। अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत सारे नाम हैं, दिग्गज हैं, पैनोरामा, सॉरी, पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, सुशी स्वैप है। अब उसी नामों में एक नाम आ गया है, वो है पैना स्वैप। इसके फीचर्स बहुत बार सेशंस में बताए हैं, तो मैं उसको ज्यादा खींचूंगा नहीं, आप सबको पता है कि ये पैना स्वैप जो है यूनिक क्यों है। इसमें है ना बहुत सारे फीचर्स हैं। एक सबसे बड़ा फीचर है इसका सिक्योरिटी। कंसर्न क्या है, सिक्योरिटी है ना, चुराया जा सकता है बहुत सारा। तो यहाँ पे है ना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाला गया है। ये एक सिक्योरिटी का फीचर जो है ये कहीं पे भी नहीं है। दूसरी चीज, अब अलग अलग एक्सचेंज पे डी एक्स बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसको बोला जाता है, डेक्स भी कहा जाता है, ये डेक्स है। डेक्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पे लिक्विडिटी दिखेगी। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा लिक्विडिटी दिखता है और कुछ न्यूज आ गई या कुछ वोलाटिलिटी आ गई तो लोग रिमूव करके चले जाते हैं, और वहां पे वोलाटिलिटी की वजह से रिमूव हो गए, अब उसकी लिक्विडिटी साइज छोटी हो गई, तो प्राइस इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब वैसा ना हो, इसीलिए उसको लिक्विडिटी रिमूव ना हो, लिक्विडिटी लॉक सिस्टम में रहे, इसके लिए पैना में एक लॉकिंग सिस्टम जो आया है वो भी एक अभी के हिसाब से क्लास फीचर है। ठीक है। अब इसके अलावा एक बेनिफिट वाला फीचर डाला गया है, उसको कहा जाता है रेफरल इनकम। मतलब आज तक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में चलता था रेफरल प्रोग्राम, मतलब बाइनेंस का चलता था, किसी का अकाउंट आपने ओपन किया, उसने कुछ ट्रेड किया, उसने जो फीस पे की, उसमें से एक 10% आपको दिया जाता था। तो वो चीज डिसेंट्रलाइज में कभी भी कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे किया गया है, रेफरल प्रोग्राम आपको दिया गया है। तो एक ऐसा बढ़िया सा प्रोजेक्ट अभी फिलहाल हमने देखा है। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है ये, अभी डिप्लॉय भी हुआ है, प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। हम इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि मेरे पास अभी पैना है 24, मैटिक है 0.28। हम इसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, यहाँ पे डालेंगे तो वो हो जाएगा। ये आप सब लोग करके देखा है आपने, वो करके दिखाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका और एक फीचर है, इसके साथ 2 बड़े नाम पार्टनरशिप में जुड़ गए हैं। वो कौन से हैं, एक है सर्टिक और दूसरा है चेन एनालिसिस। चेन एनालिसिस मतलब क्या है, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का सीबीआई है। अगर कोई चुराया हुआ फंड है, किसी का वॉलेट हैक करके चुराया है, टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज हुआ हुआ फंड है, और वो यहाँ पे घूम घूम के आ रहा है, तो वो यहाँ पे ना आए, इसीलिए लाइव ऑन चेन एनालिसिस काम करता है। अगर किसी फंड वॉलेट से स्वैप हो रहा है, अगर उसका रिलेशन कहीं गलत कामों का है, उस वॉलेट का रिलेशन, उसमें आने वाले फंड का रिलेशन गलत कामों से आया हुआ है, तो स्वैप नहीं होगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो इसका मतलब यह है यहाँ पे आने वाला फंड 2 नंबर वाला आ ही नहीं सकता, एक चेन एनालिसिस की वजह से हो रहा है। अब वो पार्टनरशिप में आ गया। तो इतना बड़ा नाम होने वाले जिसका है चेन एनालिसिस का, वो पार्टनर बन रहे, क्योंकि उनको भी लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अच्छा बना है, तो इसीलिए वो भी पार्टनर बनने के लिए रेडी है। अब सर्टिक का जो ऑडिट है वो भी यहाँ आ गया है। आप उसमें देख सकते हैं कि फाइंडिंग्स 53 फाइंडिंग्स हुई हैं और सारे के सारे रिजॉल्व कर दी गई हैं।
तो ये बहुत बड़ी मतलब एक उपलब्धि है पैनोरामा स्वैप के लिए। अब हम सब की एज ए कम्युनिटी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें ना डेवलपर की है ना केवाईसी कर, ठीक है। इसके लिए ना सर्टिक एक प्रोग्राम चलाता है, उसको कहा जाता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए वेबसाइट ओपन करते हैं। ये सर्टिक की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सर्च करिएगा, ये जो सर्च ऑप्शन है यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ तो आपको कई लोगों ने लिंक भी भेजी होगी। ये पैनोरामा स्वैप आ गया और ओके, अभी इसका 59 स्कोर है, कल देखा था मैंने 40 के आसपास समथिंग था। अब जितना हम ट्रांजैक्शन करते जाएंगे इसमें हम नोट डालते जाएंगे हम सब लोग, तो यहाँ पे आएंगे वो चेंजेस होते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 53 फाइंडिंग्स, ऑल फाइंडिंग्स थी, उसके सारे रिजॉल्व कर दिए। एक्नॉलेज 4 हैं, 2 पार्शियल रिजॉल्व है, ठीक है। तो ये सारा एक्टिविटी दिखेगा। लेकिन मैं चाहता क्या हूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रिक्वेस्ट को डेवलपर के केवाईसी करती है। कोई भी आज तक डेक्स डेक्स मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का केवाईसी किसी भी डेक्स का नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये अगर 1000 तक पहुंच गया, सॉरी 1000 तक पहुंच गया, तो क्या होगा, केवाईसी ये करवाएंगे, ठीक है। 2000 तक हो गया, 5000 तक हो गया, तो केवाईसी का जो फीस है वो भी 50% कम कर देंगे। तो इस हिसाब से हम सब क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अभी अगर आप पॉसिबल है, मैं ये ना चार्ट में डाल देता हूँ, ये लिंक, ये पेज की लिंक मैं चार्ट में डाल रहा हूं आप सभी को। इस पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाइएगा। अभी मैं लाइव देखना चाहता हूँ, अभी ये 319 है, मैंने चैट में डाला है, सभी लोग इस पे क्लिक करके, ये 319 है। मैं चाहूंगा कि अभी इसका अकाउंट बढ़े। क्या करना है, यहाँ पे दिखेगा आपको, दो जगह दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा केवाईसी स्टेटस और नीचे दिखेगा बग बाउंटी प्रोग्राम। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट सर्टिक केवाईसी है, अब यहाँ पे है ना यस और नो दिख रहा है, यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक ऐसा पजल आएगा जिसको हम मैच करेंगे और छोड़ देंगे, तो ये लॉगिन करेगा, आपका ईमेल लॉगिन होगा। तो क्या होगा, वो आपके यहाँ से पोर्टिंग होगा, या ईमेल लॉगिन नहीं है तो क्या होगा, ईमेल लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ईमेल लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब देखिए 319 था, मतलब 319 था, मैंने वोट किया तो यहाँ पे 320 हो गया। मैं चाहता हूं कि अभी आप सब लोग इस पे वोट करें और केवाईसी करने के लिए कंपलसरी रिक्वेस्ट डाल देंगे हम सभी की वजह से यहाँ पे केवाईसी अगर इसकी हो रही है डेवलपर की, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया एक चीज बन सकती है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पे वोट करें। वाओ, 323 हो गई, कई लोगों ने करना शुरू कर दिया है। मैं चाहूंगा 1 मिनट और वेट करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट कितने लोग मानते हैं। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वोट फॉर केवाईसी। मैं एक बार और रिफ्रेश करके देखूंगा इसको। वाओ, और एक बढ़ गया। प्लीज 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 सभी लोग, यहाँ पे 225 लोग हैं, इसमें से कई लोगों ने किया होगा, फिर भी मैं चाहूंगा कि कुछ और लोगों का यहाँ पे रिक्वेस्ट अभी के अभी आ जाए। 1 मिनट वेट करेंगे। जीमेल लॉगिन करके हो जाएगा, जीमेल का आपका लॉगिन कराइए और वोट के लिए रिक्वेस्ट डालिए, ठीक है। चलो, अबे 24 पे रुका है। मैं चाहूंगा कि अगर आपने सबने मिलके इसको 1000 के ऊपर लेके गए, तो मैं अगली बार एक बढ़िया एक सेशन आपके लिए और तैयार करूंगा। मैं चाहूंगा कि इसका क्या हो, वोटिंग हो, ठीक है, वो केवाईसी हो प्रॉपर, ठीक है। और साथ ही साथ में हम इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये पैनोरामा स्वैप है, यहाँ पे होम दिखेगा आपको,
होम पेज पे जाइए, मतलब ये वेबसाइट ओपन होगी, पैनोरामा स्वैप की ऑफिशियल वेबसाइट होगी। अब यहाँ पे कम्युनिटी दिखेगी आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कम्युनिटी। इस कम्युनिटी पे आइए, या तो नीचे पूरा जाएंगे, वहां पे भी आपको क्या दिखेंगे, ये हाँ, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन वाला। तो ये फेसबुक का पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक का क्या आएगा, पेज आएगा, ये वाला पैनोरामा स्वैप का ऑफिशियल पेज है फेसबुक का। यहाँ पे सब कुछ जो भी पैनोरामा के अपडेट्स होंगे वो क्या किए जाते हैं, डाले जाते हैं। तो यहाँ पे इस पेज को मैं चाहूंगा कि आप लाइक करें। 1000 लाइक मैंने ऑलरेडी लाइक किया है, 1500 लोगों ने यहाँ पे लाइक किया है, तो आप सभी लोग यहाँ पे करो। उसी तरह से अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, ये सारे पेज ओपन करके आप देखिए ये पेजेस आ जाएंगे। ये क्या है, ट्विटर है, ट्विटर को भी फॉलो करिए। अब ट्विटर पे फॉलो करेंगे तो उसका इम्पैक्ट सटीक के रिपोर्ट पे भी आएगा। लिंक्डइन पे जाइए, फॉलो करिए वहां से भी। यूट्यूब पर भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऑफिशियल वीडियो जो भी होंगी आपको मिलती रहे। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि क्या होगा, इसका एक अच्छा रिकॉर्ड बने और हम सबको एक प्रोजेक्ट पे भरोसा और बढ़े, हम सबका इस पे प्रोजेक्ट पे भरोसा और बढ़ता जाए। ठीक है, तो ये चीजें मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, अपनी टीम में भी करवाएं। ठीक है, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कितना वोटिंग आया देखेंगे, 27 हो गया, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही अगर किसी का लॉगिन नहीं हुआ होगा तो आज नहीं तो कल करवाइए, अपनी टीम से भी करवाइए। ठीक है, तो यही मैं चाहूंगा। और मैं आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा सिखाने की और समझाने की मतलब ये रखता हूँ, कोशिश करूंगा कि मेरी चाहत यही है कि आपको जितना मैं समझता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत शाना हूँ और मुझे बहुत कुछ सब कुछ आता है, ऐसा तो है नहीं है। मुझे भी आप जैसे लोगों से सीखना होता है, बहुत सारे लोगों से सीख सीख के हमने जो सीखा है, हम थोड़ा बहुत आपको सिखाने की कोशिश करते जाएंगे। आने वाले दिनों में ये फिर सिलसिला चलाते रहेंगे, हर वेंसडे मैं हूँगा। इसका मतलब ये मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी में हैं, मुझसे भी बढ़िया है। जैसे कि नाम लिया जा सके तो गिरीश सर, तो मतलब आप सबको पता है, गिरीश सर तो बढ़िया आपको सिखा रहे हैं कि पिछले कई दिनों से वो सिखाते हैं। शहजाद हैं, उसके बाद बहुत सारे, मैं अभी नाम भी नहीं ले सकता। तो हम सब मिलके एक एक टॉपिक आपको सिखाते जाएंगे, आप हर बुधवार सीखने के लिए यहाँ जरूर आइएगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और इतना कह के मैं आज के सेशन को खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।